जो लोग ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं वो ईरान चले जाए। जो लोग चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए छाती पीट रहे हैं अपनी, वो चाइना और पाकिस्तान चले जाएं। संभल के जो एसपी हैं उनके लिए मेरी ये सीधी सीधी सलाह है। इस प्रकार जो भी हैं वो उनके लिए सीधी सीधी सलाह है, चाइना और पाकिस्तान के एजेंडे पे ना चलें, भारत के बारे में सोचें। वो भारत की शपथ लेके इतने जो अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो जो वर्दी में जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं जिसके शायद वो डिजर्व भी नहीं करते हैं, वो उसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन होगी, कभी कोई अच्छी सरकार आएगी। लेकिन जो वो पद पे रह के जो फैसिलिटीज जो एंजॉय कर रहे हैं वो भारत के संविधान की वजह से है, भारत के लोगों की वजह से है। तो भारत के लोगों की तरफ और भारत के संविधान के प्रति अपनी वफादारी रखें, चाइना और पाकिस्तान की तरफ अपनी वफादारी ना रखें। इलाज तो इनका होगा जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके ये एप्स्टीन गैंग के समर्थन में जो जेन्युइन आवाज पूरी दुनिया से उठ रही है, भारत के लोगों से भी उठ रही है ना, ईरान के समर्थन में। ईरान का समर्थन का मतलब है पूरी दुनिया के गरीबों की समर्थन करना। पूरी दुनिया के गरीबों को जो महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही है, भारत में जो ट्रम्प साहब के टैरिफ की वजह से सब चीजों का बर्बादी हो रही है, उसको बचाने के लिए ईरान हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन के उभर रहा है। जो ये सीओ साहब हैं, ये एप्स्टीन गैंग की मदद करना चाहते हैं, तो इनकी मानसिकता एप्स्टीन गैंग वाली है। एप्स्टीन गैंग की मानसिकता भारत के लोगों की मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ बच्चों की इज्जत की जाती है, बच्चों को बचाया जाता है, बच्चों की बेइज्जती नहीं की जाती, बच्चों का बलात्कार नहीं किया जाता, बच्चों को काट के खाया नहीं जाता। सर एलपीजी शॉर्टेज जो है उसको लेकर के सरकार लगातार सफाई दे रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन में लोग खड़े हुए हैं। देखिए हाई कोर्ट में जो हमारी कैंटीन है वही काम करना बंद कर चुकी है, वो मेन कोर्स दे ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो कमर्शियल जो एलपीजी मिलती है, कमर्शियल जो उसके सिलेंडर्स मिलते हैं वो मिलने उनको बंद हो गए हैं। ये तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ आपको। तो बाकी देश में क्या त्राही त्राही हो रही है? सीओ साहब तो यही चाहते हैं ना, यही सीओ साहब चाहते हैं कि एलपीजी पेट्रोलियम सब जो है उसके दाम आसमान को छुए, कालाबाजारी बढ़े। अब कालाबाजारी कौन पुलिस वाले बढ़वाना चाहेंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो उनका कोई ना कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरी ये गुजारिश है कि अगर कोई ईमानदार अफसर बाकी है यूपी सरकार में, तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराए कि इनके तार पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट से कैसे जुड़े हुए। सरकार बोल रही है अफवाह फैला रहे हैं, सरकार बोल रही है अफवाह फैला रहे हैं कौन? एलपीजी को लेकर के जो मैं तो खुद हाई कोर्ट चलो आप मेरे साथ, हाई कोर्ट में चलो, कैंटीन क्या काम कर रही है पूरी तरह से। सरकार को देखो, एप्स्टीन गैंग के जिससे भी ताल्लुकात होंगे वो झूठ ही झूठ बोलेगा। ये सारे हॉलीवुड के एक्टर्स जिनको हम लोग सब कितना अच्छा मानते थे, कितने सारे लोगों के सब निकले ना एप्स्टीन गैंग से। बिल गेट्स। आप लोग जनता को पैनिक कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पूरी गैस मात्रा में है, आप लोग बस जनता को पैनिक कर रहे हैं। हरदीप पुरी साहब को इंस्ट्रक्शंस आज भी कोई एप्स्टीन मर गए हैं या नहीं मरे ये आज तक पता नहीं है। एप्स्टीन गैंग के टच में वो 2008 के बाद से 2009 के बाद से हैं, तो उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी मानसिकता, उनके ताल्लुकात बता रहे हैं। तो हरदीप पुरी साहब के बारे में आप कम ही बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संभ्रांत लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ऐसे लोगों की बात नहीं करी जानी चाहिए जिनके संबंध एप्स्टीन से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी से कहा अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल सकता तो इस्तीफा दे दीजिए। किसने कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की होगी और मैंने वो जजमेंट शायद नमाज को लेकर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, एक भी आदमी पढ़ेगा तुरंत जेल भेज देंगे। नहीं ये नहीं था सर, ये था कि रोड पे एक भी इंच, ये भी नहीं। संभल प्रशासन जो है मस्जिदों में जो नमाजी हैं उनकी नंबर्स को लिमिट करने के लिए एक कानून लेके आ रहा था या फिर एक रेगुलेशन लेके आ रहा था, उसके खिलाफ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, संभल छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसके पास तो पावर्स है ना, वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस पास कर दें, उनके पास ये शक्ति है। मेरे ख्याल से टिप्पणी की होगी या ऑर्डर पास किया, मैंने देखा नहीं तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने विचार इस बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। टिप्पणी तो खैर कोई उसमें कानूनी ताकत नहीं होती है, टिप्पणी पे टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं कानून की पोजीशन आपको बताना चाहूँगा। जो सड़कें हैं, जो पार्क्स हैं, वो देश की जनता की धरोहर है, और अगर कोई धार्मिक गतिविधि करने के लिए कुछ समय के लिए ये पार्क या सड़कें चाहिए, तो बेशक ये उस समुदाय के लोगों के का नागरिकों का हक है, कानूनी हक है।
उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन उसमें इतना भर सिर्फ ख्याल रखना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी है किसे तो उसके लिए साथ में रास्ता भी खोल के रखना चाहिए। इसके अलावा कानूनी पोजीशन जो संविधान और कानून कहता है भारत का, किसी भी धर्म के लोगों को सड़कों को, पार्कों को इस्तेमाल करने से रोकना भारत के संविधान और कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और कोई भी धर्म का जो मानने वाला है वो पब्लिक होता है और ये उसकी सामूहिक या धरोहर भी है, कोई भी पार्क या सड़क। ये कानून में पोजीशन है। जिस समय ये ठीक से बहस होगी इस केस की, जब भी होगी, अच्छे वकील करेंगे, तो यही बात है जो मोटा मोटी देश के नागरिकों को मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए कांवड़ यात्रा के लिए भी दूसरे धार्मिक जो कथाएं की जाती हैं, जो जागरण किए जाते हैं, इसीलिए इसी बुनियाद पर सड़कों के और पार्क्स में, पब्लिक पार्क्स में और पब्लिक की सड़कों पे उनको जगह दी जाती है, इसी बुनियाद। सर, नोटबंदी में भी लाइन में खड़े थे, कोरोना में भी, अब एलपीजी को लेकर के लोग लाइन में खड़े हैं, तो सरकार क्या पहले से ये सब चीज़ें नहीं जानती थी ऐसी सिचुएशन आएगी? ईवीएम द्वारा जो जीत के सरकारें बनेंगी, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, उन्हें जनता की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए ये किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का मुद्दा सबसे ऊपर क्यों रहता है। हमारे देश को आज दुनिया को लीड करना है। ये ईरान युद्ध से एकदम साफ हो गया है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है देश में, ईवीएम के चुने हुए हैं। तो ईवीएम के चुने हुए जो प्रधानमंत्री हैं उनको जनता से क्या लेना? जनता लाइन में लगे या भाड़ में जाए या मर जाए। सैकड़ों लोग तो तब भी मरे थे ना, और हजारों लोग, लाखों लोग मरे थे ना कोरोना टाइम में भी, जब ताली और थाली बजाने के लिए बोल रहे थे मोदी जी। तो ये बिल्कुल साफ बात है, ईवीएम का साथ जब तक रहेगा आरएसएस और बीजेपी को, उन्हें किसी जनता के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें उनका एप्स्टीन गैंग मुबारक हो, वो एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को एंजॉय करें, लेकिन देश ये होने नहीं देगा साहब। सर, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के लोग खमेनी की मौत पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत में लोग शोक मना रहे हैं। देखिए, एप्स्टीन दो, मैंने अभी आपको बताया, एप्स्टीन मानसिकता के लोग ईरान के अंदर भी हैं। वो लोग बेशक ये दुनिया इस वक्त डिवाइडेड है दो खेमों में। एप्स्टीन, एक तरफ एप्स्टीन मानसिकता और एक तरफ अयातुल्ला मानसिकता। तो अयातुल्ला मानसिकता ये कहती है कि बच्चों को एप्स्टीन गैंग वालों से बचाने के लिए हिजाब पहनाना चाहिए बच्चियों को, और जो एप्स्टीन गैंग वाले हैं जो ईरान के अंदर भी बहुत मौजूद हैं, वो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहना चाहते हैं। बच्चे और बच्चियों के साथ उनको मारना चाहते हैं, उनके बलात्कार करना चाहते हैं, उनको पेश करना चाहते हैं, उनको काट के खाना चाहते हैं। तो ईरान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो इसमें क्या हैरानी की बात है? सर, तो दोनों तानाशाह का अंत हो गया अब। नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। एक उनके कहने से क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज कौन रिप्रेजेंट करता है। आयतुल्ला खमीनी साहब के पास क्या है? वो ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने ये कहा कि मेरे देश की आवाम अगर बिना शेल्टर्स के है तो मैं शेल्टर में नहीं जाऊंगा, मैं कुर्बानी दूंगा जैसे मेरे देश के लोग बिना शेल्टर के, मैं भी बिना शेल्टर के रहूंगा। इससे बड़ी कुर्बानी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने की है अभी रिसेंट टाइम्स में, तो आप मुझे बता दीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों के तो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं वो, कोई मना नहीं कर। दूसरी बात, 35 साल से एक ही कुर्सी पे बैठना। दूसरी बात ये है कि इस युद्ध में सामने क्या है? एप्स्टीन गैंग। ट्रम्प साहब के संबंध एप्स्टीन से, ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब के संबंध एप्स्टीन से। तो एप्स्टीन वर्सेस आयतुल्ला है। 35 साल से कुर्सी पे बैठना बुरी बात नहीं है, 35 साल से बेईमानी करके कुर्सी पे बैठना बुरी बात है। ईरान का एक पूरा स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, लोगों को चाहिए उसे स्टडी करें। अयातुल्ला साहब भी कोई अपने आप नहीं बन गए थे। 35 साल में इस्लामिक स्टेट कैसे बन गया ईरान? 35 साल में नहीं, ईरान जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बना पहले तो नहीं 79 में। नहीं, उससे पहले भी था। कहाँ था सर? बहुत पहले था। उसके बाद 1950 के आसपास और उससे पहले भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। 1950 के दशक में एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी जिसको प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अमेरिका ने और ब्रिटिश फोर्सेस ने आकर वहाँ पे एक कू किया, मतलब हमला करके उनकी सरकार को हटाया, और उसके बाद शाह को लाए। किसको? शाह कौन है? तानाशाह में भी शाह छुपा होता है ना, वो एक किंग थे। उनको कौन लाया? यही एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स, ब्रिटिश और अमेरिकन। तो तानाशाह कौन हुआ? आयतुल्ला खमेनी साहब जो थे।
खमेनाई नहीं, खोमेनी साहब, उन्होंने देश को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया। उसमें आयतुल्ला जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं वो भी चुन के आते हैं, वहाँ की सरकार हर बार चुन के आती है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। अब वहाँ के स्ट्रक्चर को बनाना ऐसा बहुत ज़रूरी था जिससे ये एब्सटीन मानसिकता जो आज से नहीं 100 साल से ज़्यादा चली आ रही है, जो इस आयतुल्ला या इस्लामिक सभ्यता मान लो इसे आप, उसके खिलाफ है। बच्चों को जला के खाने वाली सभ्यता जो है, बच्चों के बलात्कार करने वाली सभ्यता जो है, बच्चों को परोसने वाली सभ्यता जो है, ईरान को चारों तरफ से घेर के और मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज को भी घेर के रखी हुई थी और एक के बाद एक कंट्रीज को गंदा और घिनौना बना रही थी। वहाँ पे शराब का इंट्रोडक्शन करा रही थी, वहाँ पे दुनिया भर की एप्स्टीन की बदकारियों का इंट्रोडक्शन करा रही थी। जिस भी कंट्री में ये एप्स्टीन गैंग वाले गए हैं, ईरान को छोड़ के, आपने वहाँ का माहौल देखा है? ईरान में भी ये रेवोल्यूशन आने से पहले, इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले, आपने वहाँ देखा है कितनी ड्रग्स होती थी वहाँ पे, कितना व्यभिचार होता था वहाँ पे, कितने एप्स्टीन गैंग की एक्टिविटीज होती थी। उस सब को रोका। पूरी दुनिया से जो एप्स्टीन के हमले होते थे ईरान के ऊपर, एक अकेली कंट्री के ऊपर, सैंक्शंस, हमले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उससे अपनी देश के लोगों को बचा के रखने के लिए कुछ तो हार्डलाइन मेजर्स लेने थे ना। वो हार्डलाइन मेजर्स लिए, अपने देश को बचा के रखा। वरना ईरान की बच्चियां भी जैसे पड़ोसी देशों की बच्चियों को उठा के, इजराइल की देश की बच्चियों को उठा के क्या क्या गंदे और घिनौने काम नहीं करवाए जा रहे, वो ईरान के अंदर भी होता। ये आयतुल्ला खमेनी साहब को और खमेनी साहब की ये दुनिया को, पूरी दुनिया को गिफ्ट है ये, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। इतने हमले होने के बाद भी उन्होंने अपना देश खड़ा रखा और एप्स्टीन को हावी नहीं होने दिया अपने देश पे, और डेमोक्रेसी भी बचा के रखी। आप बार-बार एप्स्टीन कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता परमाणु हथियार बना रहा है ईरान? बना रहा है, सारा विवाद यही है। हाँ, ये भी खमेनी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने ये फतवा दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए, मेरे जैसे क्या किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछा जाए, अगर इजराइल, अगर अमेरिका, अगर दुनिया के बाकी देश, पाकिस्तान तक अगर परमाणु बम बनाता है तो भारत ने परमाणु बम बनाया था या पाकिस्तान ने बनाया था? क्यों? क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान का पड़ोसी देश था। ईरान भी पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, इजराइल का पड़ोसी देश है। अपनी रक्षा के लिए एप्स्टीन मानसिकता से कहा जाता है कि ईरान जो है आतंकवादियों का अड्डा है, वहाँ परमाणु हथियार होना तो समझिए दुनिया के लिए खतरा है ना। ईरान ने आज तक कोई भी आतंकवादी घटना में कभी साथ नहीं दिया है। अब जो आतंकवादी थे उनके तार सब एप्स्टीन गैंग के लोगों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो सीरिया में इस समय राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि एप्स्टीन गैंग के मेंबर ही हैं। सब आतंकवादियों के, चाहे अलकायदा हो, ISIS हो, सब आतंकवादियों के संबंध, जो आतंकवादी हैं, जो इस्लाम का नाम खराब करके, इस्लाम का नाम मिसयूज करके भी आतंकवादी हैं, उनके सब के तार एप्स्टीन वालों के साथ हैं, खमेनी साहब के साथ किसी का नहीं। हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहना गलत है, हमास को आतंकवादी संगठन कहना गलत है, ये सच्चाई है। खामने साहब पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगते रहे, उन पर बैन भी रहा। देखिए कितने लंबे समय से बैन चला रहा उनको सारी चीजों। वही एप्स्टीन गैंग ने बैन लगाया। एप्स्टीन गैंग ने कितने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इजराइल के पास हुए, उन्हीं एप्स्टीन मानसिकता ने वीटो किया ना। ईरान की तरफ से तो कोई वीटो करने वाला था नहीं। ईरान को अगर मेरी सलाह मानी जाए, और वो सलाह एक ही है, अगर एप्स्टीन गैंग से बचना है तो परमाणु हथियार, जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता, भारत के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता एप्स्टीन गैंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमाणु बॉम्ब है। तो परमाणु बॉम्ब बनाना ईरान की ज़रूरत है, ईरान के लोगों की, अपने आप को एप्स्टीन गैंग से बचाने की। जिक्र किया, उनके पोते कह रहे हैं कि इस तानाशाह को मारना बहुत जरूरी था, ईरान की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब उनके बेटे को भी मारने की बात कही जा रही है, इन्फॉर्मेशन देने पे करोड़ों रुपए का इनाम, $1 करोड़ का इनाम दिया गया, $10 मिलियन। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो खुद तानाशाह थे वो कह रहे हैं वो तानाशाह हैं, तो इसका मतलब वो तानाशाह खमेनी साहब नहीं थे। अच्छा, और मजेदार बात सुनिए कि कौन सा ऐसा काम है जो खमेनी साहब ने किया।
एक काम आप बता दो जो इंटरनेशनल कानून के विरुद्ध जाके किया। IAEA की सब कंडीशंस को माना, इजराइल ने माना, IAEA साइन ही नहीं किया। इजराइल ने कोई इंटरनेशनल कानून को माना? किसी देश के अंदर घुस के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारना, उसको किडनैप करना, कौन सा इंटरनेशनल कानून बताता है? अमेरिका के ऊपर क्या मोदी जी की तरह ईरान के खमेनेई साहब भी ट्रम्प साहब को अपने से ऊपर मान लेते? दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों बराबर हैं। ये मोदी जी की मानसिकता अगर खमेनेई साहब में नहीं थी तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उनके देश में उन्होंने अपने देश के जो नागरिक है ना, उनकी नाक को नीचे नहीं किया, मोदी जी ने जैसे नीचे किया है। वो अपने देश के नागरिकों की सही आवाज है। मोदी जी हमारे देश के लोगों की सही आवाज नहीं है। हमारे देश के लोग ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब कौन है, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। कौन है मिस्टर ट्रम्प? अपने घर में रहें अपने आराम से। ये हमारे देश के लोगों की आवाज है जो मोदी जी नहीं कह पाते। खमेनेई साहब में इतनी ताकत और जुर्रत थी, अपने आप की कुर्बानी देने के बाद भी उन्होंने अपने देश के लोगों की आवाज बोली। ये अब बताइए आप, अगर खमेनेई साहब के बेटे को, मुश्तबा साहब को, जो अभी सुप्रीम लीडर हैं, जान का खतरा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सरेंडर करना चाहिए ना। क्या उन्होंने सरेंडर किया? ये है उनकी ताकत, ये है उनकी ईमानदारी, जिसको सलाम करना चाहिए, जिससे सीखना चाहिए। वरना आज वो भी सरेंडर करके $1 बिलियन का जहाज गिफ्ट कर सकता है ईरान भी ट्रम्प साहब को। कर सकता है नहीं कर सकता? कुशनर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप ईरान कर सकता है कि नहीं कर सकता? उन्होंने अपने लोगों की आवाज बोली है, कोई ट्रम्प नहीं, कोई कुशनर नहीं, मैं अपने देश के लोगों की बात करूंगा। ये मोदी जी नहीं है वो। मुझे दुख होता है कि मुझे मोदी जी के बारे में कंपेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी जो है, भारत देश ईरान के लोगों से भारतीय नागरिक कम नहीं है कोई, सिर्फ हमारे लीडर कमजोर और डरपोक हैं। वरना भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश होता। हम लोग तय करते कि युद्ध कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा, क्योंकि ईरान सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों पे विश्वास करता है। सर इस सवाल को आपने आंसर किया है कि संभल के सीईओ पे मैं ज़्यादा थोड़ा आप और बताते हैं। उनका 2 बयान सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। सर पहला तो सर ये वाला जिसका आपने आंसर किया है कि जो भी लोग ईरान का अपना प्यार दिखा रहे हैं वो लोग ईरान चले जाएं। दूसरा कि जो ईद आने वाला है, नमाज रोड पे नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में, ये ईदगाह में होगी। इस पर सर बोलते हैं सर। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ASI की सारी मस्जिदें और रिलीजियस प्लेसेस खुल जाएं तो मुस्लिम कम्युनिटी को सड़क पे नमाज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये पूरे देश की हर एक सिटी के लिए बात सही है। ये हर स्टेट के लिए, हर सिटी के लिए, हर जगह के लिए सिर्फ ASI की रिलीजियस प्लेसेस, मुस्लिम धार्मिक स्थल और मस्जिदें खुल जाएं तो मुस्लिम समाज को तो कम से कम ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी अपने धार्मिक स्थल से बाहर आके कोई भी नमाज पढ़ने की। ये एक बात है। लेकिन जो दूसरे धार्मिक समूह हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उन्हें तो ज़रूरत पड़ सकती है। सरकारी ज़मीन मतलब जनता की ज़मीन, पब्लिक प्लेस, उनको रोका नहीं जा सकता धार्मिक गतिविधियां करने से। हाँ, उस पर सिर्फ इतनी रोक लगाई जा सकती है कि जितने लिमिटेड टाइम के लिए वो धार्मिक गतिविधियां होंगी, उस टाइम के लिए बाकी जनता को अगर कोई इमरजेंसी है तो वो उसका रास्ता खुला रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी कार्य हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है। इसके लिए सही किसी कोर्ट में बहस नहीं हुई है आज तक। जब होगी तो ये कानून यही निकल के आएगा। राजा साहब, सोशल मीडिया पे खबर और वायरल हो रही है कि नेतन्याहू अब नहीं रहे, वो ईरान के हमले का शिकार हो गया। मुझे सच में बहुत दुख होगा अगर नेतन्याहू साहब हमले में मारे जाएंगे, मुझे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि उनके ऊपर एक मुकदमा चले और उन्होंने जिस एप्स्टीन कार्य को किया है अपने सहयोगियों के साथ, उन सबके नाम उनसे पूछे जाएं, उनके सबूत उनसे इकट्ठे किए जाएं और उनको जेल की सजा हो कम से कम 1 लाख साल की। मुझे पर्सनली बहुत दुख होगा अगर वो इस तरीके से आसान मौत मर जाएं तो। उनके ऊपर मुकदमे चलने हैं, उनके ऊपर जो वॉर क्राइम्स उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने हमास का नाम ले लेके फिलिस्तीन के बच्चे और लोगों को, बेगुनाह बच्चों को मारा है, वहाँ के आम नागरिकों को मारा है, वो सब मुकदमे कौन झेलेगा? वही तो नाम बताएंगे। इस फौजी से मैंने ये काम कराए थे अपने गंदे दिनों ने अपने देश के। वो सब लोगों को सजा दिलाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू साहब का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अभी उनके पर मुकदमा चलना है, वो बाकी है अभी मुकदमा चलना, और जो चलेगा आने वाला टाइम, अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है बदलेगा और उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला भी है। वो एक वॉर क्रिमिनल है, वो एक इंसानियत के क्रिमिनल है
एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके ऊपर बच्चों को मार के खाने के मुकदमे चल रहे हैं, बलात्कार करने के मुकदमे चल रहे हैं, बच्चे और बच्चियों के ऊपर को बलि देने के, बच्चियों और बच्चों की बलि देने के मुकदमे चल रहे हैं। उनसे अपने सारे गैंग मेंबर्स के नाम पूछे जाने अभी बाकी। सर एक सवाल, सर एक बोल रहा था जो